हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है कपिल और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। चैप्टर को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले इस चैप्टर का अर्थ जानेंगे और उसके बाद इस चैप्टर से संबंधित थ्योरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं या जितनी जिनकी पॉसिबिलिटी है वे सभी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद प्रश्नावली पर आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वास्तविक संख्याएं हमारे इस चैप्टर का नाम है। वास्तविक संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग धनात्मक होता है वे सभी संख्या क्या कहलाएंगी? हमारी वास्तविक संख्याएं। जैसे यदि हम 5 लें और इसका वर्ग करते हैं तो 5 का वर्ग हमें धनात्मक मिलता है 25 प्लस 25, तो इसका अर्थ -5 वास्तविक संख्या है। ऐसे ही यदि हम अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू लेते हैं और उसका वर्ग करते हैं तो इसका वर्ग करने पर हमें प्लस के 2 प्राप्त होता है, अर्थात धनात्मक संख्या प्राप्त हुई है। तो इसका अर्थ हुआ कि अंडर रूट 2 भी एक वास्तविक संख्या है, -5 भी एक वास्तविक संख्या है। अब एक बटे की संख्या लेकर देखते हैं, 3/2। इसका वर्ग करते हैं तो 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, इसका वर्ग भी हमें धनात्मक ही प्राप्त होता है। तो जितनी भी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग धनात्मक प्राप्त होता है वे सभी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ये हुआ हमारे चैप्टर का अर्थ कि वास्तविक संख्याएं आखिर होती क्या हैं। अब हम चैप्टर में से संबंधित जितनी भी छोटी छोटी परिभाषाएं हैं या उनसे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनकी ओर चलते हैं। संख्याओं के प्रकार। संख्याओं में सबसे पहले हमारी आती है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं जो गिनती में इस्तेमाल होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, ये 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक होती है। तो इन सभी संख्या को बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होती है। इन्हें हम n से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन बन सकता है इसके लिए मैंने देखिए थोड़ा फिलअप छोड़ रखा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, यहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या देखने को मिल रही है हमें? 1। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अब आते हैं हम पूर्ण संख्याओं पर। पूर्ण संख्याएं, देखिए हमें पता है कि गिनती में हमारी प्राकृतिक संख्या इस्तेमाल होती है, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं के अतिरिक्त एक संख्या भी और भी होती है जिसे शामिल करना जरूरी होता है। यदि हम उस संख्या को शामिल कर ले तो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। वो संख्या शून्य है। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर ले तो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती है, जिन्हें कि हम W से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर क्या आ सकता है, देखिए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारी 0 से। तो 0 क्या है? कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। यहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? तो हमारा उत्तर होगा 0। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। अब नेक्स्ट पढ़ने का प्रयास करते हैं। सभी खालिस्तान संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला है? 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं हमारी क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो शून्य के अतिरिक्त बाकी सभी संख्या क्या है? हमारी प्राकृतिक संख्याएं। तो हम बोल सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। चलिए अब बात करते हैं हम पूर्णांक पर। पूर्णांक क्या होते हैं? हमारे सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। माने पूर्णांक के अंतर्गत हमारी सभी पूर्ण संख्याएं आएंगी और जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वे सभी हमारे पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं। पूर्णांक के संग्रह को हम कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। अब पूर्णांक के प्रकार पर आते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। पूर्णांक हमारे मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और
धनात्मक पूर्णांक। यदि हम संख्या रेखा पर देखें, ये हमारी कोई संख्या रेखा है जिसमें मिड में 0 है हमारी, और संख्या रेखा के दाईं ओर, शून्य के दाईं ओर की सभी संख्याएं हमारी धनात्मक संख्याएं होती हैं, और बाईं ओर की सभी संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, माने ऋण पूर्णांक होते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, ये सभी हमारे ऋण पूर्णांक हैं। और शून्य से दाईं ओर ये सभी हमारे धन पूर्णांक होंगे, जैसे +1, +2, +3, +4। ठीक है। अब इन्हें हम कैसे याद करें, उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं कि कैसे हम इनको आसानी से याद रख सकते हैं। हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं को हम n से प्रदर्शित करते हैं, और पूर्ण संख्याओं को w से, और पूर्णांक को z से। तो यदि हम हिंट लें तो ABCD के क्रम के अनुसार ही ये सभी अक्षर रखे हुए हैं। ABCD के क्रम में सबसे पहले n आता है, उसके बाद w, और सबसे बाद में z आता है। तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, और सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। तो n, यदि हम सही क्रम के हिसाब से चलते हैं तो n हमारा w भी हो सकता है, और n हमारा z भी हो सकता है, माने पूर्णांक भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, साथ ही सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक भी होती हैं, और सभी पूर्ण संख्याएं हमारी पूर्णांक होती हैं। यहाँ पे भी आपको देखने में पता चल रहा होगा कि जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं 1 से लेके, ये सभी हमारी प्राकृतिक संख्याओं में आती है, और 0 से लेकर प्राकृतिक संख्याओं के साथ जब जुड़ जाती हैं ये हमारे पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं हमारी पूर्णांक होती हैं, और सभी प्राकृतिक संख्या भी हमारी पूर्णांक होती हैं। अब बात करते हैं हम सम संख्याओं के विषय में। सम संख्याएं की परिभाषा, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं वे हमारी सम संख्या कहलाती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 आदि। ठीक है। और विषम संख्याएं जैसे इसकी उल्टी होती है, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती वे विषम संख्याएं होती है, जैसे 1, 3, 5, 7 आदि। ये सभी संख्याएं हमारी विषम संख्या कहलाती है। अब सम संख्या से संबंधित हम और विषम संख्या से संबंधित कुछ स्पेशल नोट्स की बारे में बात करेंगे। यदि हम सम और सम संख्या की गुणा करते हैं तो हमेशा रिजल्ट हमें सम संख्या ही प्राप्त होता है, और यदि हम सम संख्या की गुणा विषम संख्या में करते हैं तो भी हमें रिजल्ट सम संख्या ही प्राप्त होता है। देखिए, जैसे यदि 2 की गुणा हम सम संख्या यानी 4 में करते हैं तो 2 चौक 8, 8 भी एक सम संख्या है। ये हमें रिजल्ट के रूप में सम संख्या ही मिली। अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। यदि सम संख्या के रूप में हम 2 को लेते हैं और विषम संख्या के रूप में आप 3 ले लेते हैं तो 2 तिये 6, तो भी हमें रिजल्ट सम ही प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छा नोट और देखते हैं। अब यदि विषम संख्या की गुणा हम विषम संख्या में करते हैं तो रिजल्ट भी हमें विषम ही मिलता है। जैसे संख्या की गुणा हम विषम संख्या में करते हैं तो रिजल्ट हमें हमेशा विषम संख्या ही प्राप्त होता है। जैसे विषम संख्या के रूप में हम 1 और 3 लेते हैं तो 3 गुणे 1 3 एकम 3, रिजल्ट भी हमें विषम संख्या ही प्राप्त हुई है। अब बात करते हैं भाज्य संख्याओं पर। भाज्य संख्या किन्हें कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, ये सभी संख्या क्या कहलाती है? हमारी भाज्य संख्याएं। जैसे 4 को लिख सकते हैं हम 2 गुणे 2 गुणे 1। देखो इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 1। इसके भी मोर देन 2 फैक्टर है, 2 से अधिक गुणनखंड है। तो
ऐसे ही यदि हम ले 9, 3 गुणा 3 गुणा 1, इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड है, तो हम बोल सकते हैं कि 4, 6, 9, 10, 12 ये सभी संख्या क्या है हमारी भाज्य संख्या, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो पा रहे हो, ये सभी संख्या हमारी भाज्य संख्या होंगी। अभाज्य संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे 2, 2 को हम लिख सकते हैं केवल 2 गुणा 1, केवल 2 ही गुणनखंड है। 3, 3 को लिख सकते हैं 3 गुणा 1, केवल 2 ही गुणनखंड है। 5, 5 को लिख सकते हैं 5 गुणा 1, केवल 2 ही गुणनखंड है। अब सह अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्या होती है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ऐसा समूह जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है, कॉमन जो फैक्टर होगा वो 1 होना चाहिए, तो वे सभी संख्याएं हमारी सहभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 1 और 2 के बीच केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 और 3 के बीच, इन दोनों के बीच भी केवल एक ही कॉमन फैक्टर है। 3 और 5, इनके बीच भी कोई कॉमन नहीं है, केवल एक ही कॉमन है, तो ये सभी संख्या क्या है हमारी सहभाज्य संख्याएं होती है। अब भाज्य और अभाज्य से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट नोट्स क्वेश्चन जहां से पुट अप हो सकता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो हमारी 4 होती है, ठीक है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की यदि हम बात करें तो अभाज्य संख्या 2 होती है। यहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकता है, इसलिए परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं। जहां p q पूर्णांक होता है, p और q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, साथ ही q का मान 0 नहीं होना चाहिए, माने हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये सभी संख्याएं क्या होंगी हमारी परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याओं से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट नोट हो रहा है कि इनका जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होगा या तो या अशांत, और अशांत में भी आवर्ती होता है। यदि दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो तो वह भी संख्या हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, जैसे 3/5 -2 0.0125 या 0.3333। ये सभी संख्याएं हमारी क्या है वास्तविक परिमेय संख्याएं हैं, सॉरी, ये सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं। देखो यहाँ पर p और q दोनों ही पूर्णांक है, -2 इसके बटे में यदि हम 1 रख दें तो 2 भी पूर्णांक है और 1 भी, और साथ ही q हर का मान भी 0 नहीं है। दशमलव प्रसार यदि दशमलव के रूप में आ जाए तो दशमलव प्रसार यहाँ पर शांत है, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। और यहाँ पर दशमलव प्रसार अशांत है परंतु आवर्ती हो रही है, माने 3 ही बार बार रिपीट हो रहा है। रिपीटेशन किसकी हो रही है 3 की, तो इसका मतलब यहाँ पर अशांत और आवर्ती है, इसी वजह से परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं जस्ट इसकी उल्टी होती है, वे संख्या जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, ये संख्या हमारी अपरिमेय संख्या होती है। और दशमलव प्रसार की यदि हम बात करें तो इनका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है। अनावर्ती माने रिपीट नहीं होगी कोई संख्या और न ही शांत होने की, पूरा पूरा विभाजित भी नहीं हो पाने की, जैसे √2, √3, √5, ये सभी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या, इन्हें हम p बटा q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब दशमलव प्रसार के बारे में यदि हम बात करें 0.1, 2, 5, 7, 8, ऐसे ही चलती जा रही है संख्या, किसी भी संख्या को रिपीटेशन नहीं हो रहा है, और दशमलव प्रसार अशांत है, साथ ही रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है, तो ये संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। अपरिमेय संख्याओं की पहचान हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वे अंडर रूट के अंदर वे सभी संख्याएं जिन्हें बाहर पूर्ण वर्ग, जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता है,
जैसे दो, दो का कोई पूर्ण वर्ग नहीं होता, तीन भी कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सॉरी, अपरम संख्याओं को हम ऐसे भी जान सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर में सभी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है या जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं बनती है। जैसे अंडर रूट दो, अंडर रूट तीन, अंडर रूट पाँच। पाँच को भी हम अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि पाँच पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तीन भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, दो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो वे सभी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और अंडर रूट के अंदर हो, तो वे सभी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। साथ ही जिनका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है, वे भी हमारी अपरिमेय संख्या होती है। इनसे रिलेटेड बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट नोट कि परिमेय संख्याओं में यदि हम अपरिमेय संख्या को जोड़े अथवा घटाएं तो हमें रिजल्ट अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे दो में हम प्लस माइनस अंडर रूट दो, माने दो में यदि अंडर रूट दो को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो ये संख्या हमारी अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी। दूसरा, परिमेय संख्या में यदि हम अपरिमेय संख्या से गुणा अथवा भाग करते हैं तो भी रिजल्ट में हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे दो अंडर रूट दो, ये हमारी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्नावली 1.1 शुरू करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे कि इन्होंने हमें क्या बताया था। यूक्लिड बताते हैं कि यदि हमारे पास दो संख्याएं हैं ए और बी, इस प्रकार है कि ए बड़ी संख्या है और बी छोटी संख्या है, तो इन्होंने बड़ी संख्या को छोटी संख्या के रूप में लिखने का एक तरीका बताता हमें कि यदि बड़ी संख्या ए हो तो ए को बी के पदों में हम लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस तरीके से हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या के पदों में लिख सकते हैं, जहां बी हमारा भाजक होता है और आर शेषफल होता है। क्यू भागफल होता है। ठीक है, बी भाजक, क्यू भागफल और आर शेषफल होता है। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये अवश्य पढ़ा होगा आपने। तो वही बात यूक्लिड लेके आए हैं जो हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ी थी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। चलो एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारे पास दो संख्याएं, एक दो है और एक पांच है। तो यूक्लिड ने क्या कहा था कि बड़ी संख्या को आप ए मानो और छोटी संख्या को बी मानो। तो छोटी संख्या को बड़ी संख्या को छोटी संख्या के पदों में लिखने के लिए हम दो से बड़ी संख्या को भाग करते हैं। दो दो दूनी चार, एक शेषफल प्राप्त हुआ है। तो हम पाँच को लिख सकते हैं दो गुणे दो प्लस एक, इस तरीके से लिख सकते हैं, जहाँ पर ये ए हो जाएगा हमारा, ये बी और ये क्यू और आर हो जाएगा हमारा शेषफल। और एक बात हमेशा याद रखना, जो शेषफल आर की जो वैल्यू होती है हमारी, वह तो जीरो के बराबर या जीरो से अधिक और सदैव बी से कम होती है। ये बहुत ही अच्छी चीज है कि जो शेषफल का मान होता है वो हमारा, वो हमेशा जीरो के बराबर हो सकता है या जीरो से बड़ा, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होता है। ये क्वेश्चन में पेपर में पूछा जा सकता है कि जी आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। आर की वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर और बी से हमेशा छोटी होती है। उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
प्रश्नावली के क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। जो छोटे क्वेश्चन है मैं यहाँ पे लिख दूंगा और बड़े जो क्वेश्चंस होंगे वे सभी आपको स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। तो चलिए प्रश्नावली 1.1 में हम सबसे पहले क्वेश्चन में हमें कहा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ या माने में से ज्ञात की दी गई संख्या होगा। तो यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम क्या कहता है कि जो बड़ी संख्या है उसको हम ए मानेंगे और जो छोटी संख्या होगी हम उसको बी मान लेते हैं। ठीक है, अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दी जाएगी। 135 से 225 को हम भाग करते हैं, एक बार पढ़ा चलेगा हमारा, 12 में से 3 के 9। अब इसको लिखेंगे हम 225 को वन टाइम के चला है तो लिखेंगे हम 135 गुणे 1 प्लस शेषफल 90 है हमारा। ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखा है हमने इसको। अब 90 से हम 135 को भाग करेंगे, 90 कम 90, 5 13 में हो गए 4। अब 135 और 90 को देखते हैं इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 135। अब 135 को लिखेंगे हम 90 गुणा 1 प्लस शेषफल कितना है 45। सेकंड स्टेप होगा, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड और थर्ड स्टेप। अब 45 से हम 90 को भाग करेंगे, 45 दूनी 90। जब तक शेषफल 0 न आ जाए तब तक हम ये प्रक्रिया जारी रखते हैं। अब 45 और 90 में 90 बड़ी संख्या है तो 90 को लिखेंगे हम 45 गुणे 2, शेषफल आया हमारा 0। तो जिसके कारण हमारा शेषफल 0 आया वही हमारा एचसीएफ होगा। इसीलिए एचसीएफ 135 और 225, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा 45। यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार 196 और 38,220 इन दोनों का में से निकालेंगे हम। बड़ी संख्या को ए मानेंगे 38,220 और छोटी संख्या को 196 यानी बी मानेंगे। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दी जाएगी, 196 से 38,220 को भाग दी जाएगी। 19 दूनी 38, लगभग 19 की टेबल हमारी 2 बार चलती है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 196 का हमसे पढ़ा नहीं आता, लेकिन हम 2 डिजिट के साथ पढ़ा चला कर देखते हैं। 2 बार चलेगा, 2 छिके 12, 19 दूनी 38 और 1 39। ये थोड़ा ज़्यादा होगा तो एक बार ही चलाएंगे हम टेबल। 196 का पढ़ा 382 में एक बार चलाएंगे हम। ठीक है, 2 बार ज़्यादा हो जाएगा। 12 में 6 गए 6, 17 में से 9 गए 8, 2 में से 1 गया 1, ऊपर से उतारा 2। अब देखिए 196 की टेबल हमसे नहीं आती है। अब 19 का पढ़ा हम 186 में चला कर देखते हैं। 18 में नहीं चलेगा, 186 में चला, 19 में 171, तो लगभग 9 बार चलेगा। इस 9 की गुना इसमें 6 में करेंगे, 9 6 54। अब पूरे 19 की गुना हम 9 में कर सकते हैं डायरेक्ट, तो डायरेक्ट करें 19 में 171 और 5 176 घटाएंगे। 12 में 4 गए 8, 15 में 6 गए 9, अब कुछ नहीं बचे, ऊपर से उतारी है 0। 19 का टेबल फिर से 98 में पढ़ते हैं हम, तो लगभग 5 बार चलेगा। 19 पंजे 95, 5 6 30, 19 पंजे 95 और 3 98। शेषफल हमारा 0 आ गया है, तो हम लिख सकते हैं 38,220 को 196 गुणा 195 प्लस 0। 0 किसके कारण आया, 196 के कारण, तो इसीलिए एचसीएफ जो होगा हमारा वो होगा 196। ठीक है,
थर्ड पार्ट ये है हमारा 867 और 225, इनका भी हमें में से निकालना है। 867 और 225 का भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ही हमें एचसीएफ निकालना है। तो हल करते वक्त बड़ी संख्या को ए मान लेंगे और छोटी संख्या को बी मान लेंगे। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करते हैं 225 से 867 को, क्योंकि 225 का पहाड़ा हमसे नहीं आता है, लेकिन एटलीस्ट 22 का तो आता ही है। 22 का पहाड़ा हम 86 में पढ़ेंगे। 22 तिया 66, 22 चौके 88, ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार चलाएंगे कम से कम। इस 3 की गुना पूरे 225 में करनी है। 3 पंजे 15, हासिल को 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 3 दूनी 6, माइनस करेंगे। 7 में से 5 गए 2, 8 में 16 में 7 गए 9, 7 में 6 गए 1। अब 867 को लिखेंगे हम 225 गुणा 3, शेषफल कितना है 192। अब 192 और 225 में कौन बड़ा है 225। अब 225 को लिखेंगे सेकंड स्टेप में 192 गुणे 192 से भाग करते हैं 225 को, एक बार चलेगा पढ़ा। 5 में से 2 गए 3, 12 में से 9 गए 3, ठीक है। तो लगभग एक बार ही चला है। शेषफल आया है हमारा 33। अब 33 और 192, इन दोनों में से बड़ी संख्या हमारी 192, तो 192 को लिखेंगे 33 गुणे 33 से 192 को भाग करते हैं, कितनी बार चलेगा देखते हैं। 3 छके 18, तो लगभग 6 बार ही चला कर देखते हैं एक बारी। 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 1 19, ज़्यादा हो जाएगा तो हम 5 बार चलाएंगे फिर पहाड़ा। 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, 12 में से 5 गए 7, 8 में 6 गए 2, तो 33 गुना 5, शेषफल है 27। अब 27 और 33 में 33 बड़ी संख्या है, 33 को लिख सकते हैं हम 27 गुने 27 से 33 को भाग करी जाएगी जहाँ 27 कम 27, 13 में 7 गए 6, कितनी बार चला है पड़ा एक बारी। शेषफल 6, 27 और 6 में देखते हैं 27 बड़ी संख्या है तो 27 को लिखेंगे 6 गुने, देखो 6 से 27 को भाग करें 6 चौके 24, कितना बचा है 3, तो 4 बार चला है और 3 शेषफल आया है। 3 और 6 में 6 बड़ी संख्या है तो 6 को लिख सकते हैं हम 3 गुणे 2 प्लस शेषफल आ गया हमारा 0। ये हमारा लास्ट स्टेप था। शेषफल 0 किसके कारण आया देखिए, 3 दूनी 6, शेषफल 0 किसके कारण आया 3 के, तो इसका मतलब एचसीएफ भी हमारा क्या होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं एचसीएफ आ गया हमारा 3, ठीक है। अब आगे के जो भी क्वेश्चंस होंगे वे सभी आपको स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, मैं मोबाइल से पढ़ूंगा उन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 इसके रूप का होता है, ये सिद्ध करना है हमें, ठीक है। तो ऐसा यदि आपके पास कोई भी क्वेश्चंस आए तो आपको देखना है कि क्यू के साथ क्या जुड़ा हुआ है। जो भी क्यू के साथ जुड़ा हुआ होगा वो आपको बी मान लेना है, माने आपको क्वेश्चन से ही हिंट मिल जाएगा कि बी हमें किसे मानना है। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। लिखते हैं माना ए कोई
धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है जी, ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और b बराबर हमने मान लिया है, तो माना b बराबर 6 है। जब b का मान 6 है, इसीलिए जो r की जो वैल्यू होगी हमने पढ़ी है, जो b की वैल्यू होगी वो हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 0 के बराबर या 0 से बड़ी r की वैल्यू और b से छोटी होती है। ठीक है, साथ ही ये भी लिख देंगे वो। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कहते हैं कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्म हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब a इक्वल्स टू बी की वैल्यू रखेंगे हमने 6 और r बराबर 0 रखेंगे, r बराबर 0 पर, तो हमें मिलेगी पहले a बराबर 6 क्यू। देखिए 6 एक सम संख्या है और क्यू क्या है, एक पूर्णांक है। कैसा? विषम पूर्णांक है। और हमने पढ़ा है चूंकि सम गुणा विषम क्या होता है, सम संख्या, तो इसलिए हम कह सकते हैं 6 क्यू एक सम संख्या है, सम संख्या का रूप है। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी। अब r बराबर 1 पर चेक करते हैं हम। a इक्वल्स टू 6q प्लस 1 हो जाएगा हमारा, ये हमारा सम है। और सम में विषम संख्या जुड़ने पर हमें पता चलता है विषम ही प्राप्त होता है। सम प्लस विषम क्या आता है हमारा, विषम। लिख दें चूंकि सम प्लस विषम बराबर विषम संख्या, इसलिए यह विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक का रूप है। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ पर हिंट, अब यदि r बराबर हम 2 रखें, r बराबर 2 पर 1 बराबर 6 क्यू प्लस 2, तो ये सम है और 2 भी सम है, तो सम प्लस सम क्या आता है हमारा, सम। ठीक है, अब r बराबर 3 पर चेक करते हैं। a बराबर 6 क्यू प्लस 3, ये सम है हमारी और सम में विषम जोड़ देंगे हम, तो फिर से रिजल्ट क्या मिलेगा, विषम। ठीक है, अब r बराबर 4 पर a बराबर 6 क्यू प्लस 4, ये सम है हमारी और ये भी सम संख्या है। रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, सम संख्या। ये क्वेश्चन नंबर हो गई हमारी 5। अब r बराबर 5 पर, तो a बराबर 6 क्यू प्लस 5, ये सम है हमारी और ये विषम
सम में विषम जोड़ने पर हमें क्या संख्या मिलती है? विषम संख्या। इक्वेशन नंबर 6 हो गई हमारी। तो देखिए, समीकरण 2, समीकरण 4 और समीकरण 6 में सभी कंडीशन जो हमें क्वेश्चन में पूछी गई थी, ये सभी कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। और रिजल्ट में क्या मिल रहा है? विषम संख्या, विषम संख्या और विषम संख्या। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, अतः समीकरण 1, 2, 4 व 6 से स्पष्ट है, 6 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का, धनात्मक विषम पूर्णांक का, विषम पूर्णांक का रूप 6 के +1 या 6 के +3 या 6 के +5 के रूप का होता है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बाद में निष्कर्ष लिखेंगे तो और ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपका कि समीकरण 2, समीकरण 4 और समीकरण 6 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 6 के +1 या 6 के +3 या 6 के +5 के रूप का होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ता हूं मैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 616 और 32, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान स्तंभों वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, क्वेश्चन में कहा गया है अधिकतम संख्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से अधिकतम संख्या, जब भी क्वेश्चन में अधिकतम संख्या पूछी जाए या अधिकतम शब्द आता है तो इसका मतलब समझ जाइए कि हमें HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, 616 और 32 का HCF निकालते हैं। बड़ी संख्या को हम ए मान लेंगे और छोटी संख्या को बी मान लेंगे। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करते हैं, एक बारी चलेगा पढ़ा। 11 में से 2 गए 9, 5 में से 3 गए 2, ऊपर से उतार लिया हमने 6। 32 का टेबल हमसे नहीं आता, लेकिन 3 का तो आता है ना। 3 में 27, लगभग 9 बार चलता है। 9 दूनी 18, 9 से 27 और 1 28। 16 में से 8 गए 8, अब और कुछ नहीं बचा। तो 616 को लिख सकते हैं हम 32 गुने 19 + 8। अब 8 से 32 को भाग करते हैं, 8 चौक 32। अब 32 में और 8 में बड़ी संख्या हमारी 32 है, तो 32 को लिख सकते हैं हम 8 गुने 4 + 0। शेषफल 0 है हमारा, किसके कारण आया है? 8 के कारण आया है। तो में से जो आया है हमारा, माने HCF जो आया है वो आया है हमारा 8। तो क्वेश्चन के निष्कर्ष में लिख सकते हैं, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। अधिकतम संख्या 8 होगी। ये क्वेश्चन के एंड में यदि आप निष्कर्ष लिखते हो तो क्वेश्चन और ज्यादा अच्छा हो जाता है आपका।
नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग रूप किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग रूप 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि क्वेश्चन में जो भी दिया गया है पूर्णांक के रूप में, पूर्णांक के गुणनफल के रूप में, क्यू या एम के गुणन के रूप में जो लिखा हुआ है, यहाँ से हमें हिंट मिलता है कि ये बी की वैल्यू है, हमें बी की वैल्यू मान लेनी है इसको। यदि हम माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, बी जहां बी बराबर 3 मान लेंगे। जब बी बराबर 3 है इसलिए आर की जो वैल्यू होगी 0 हो सकती है, पॉसिबल 1 2, बस क्योंकि आर की जो वैल्यू है वो 0 से के बराबर या 0 से बड़ी और बी से सदैव कम होती है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसको ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो समीकरण में आर बराबर 0 रखने पर ए बराबर बी की वैल्यू 3 है हमारी, आर की वैल्यू 0 रखी है, हमने सबसे पहले 0 रखी है। ए बराबर क्या मिल गया हमें 3 क्यू। अब दोनों पक्षों में वर्क करेंगे क्योंकि वर्ग रूप पूछा है ना हमें, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ए का वर्ग 3 क्यू का वर्ग, ए का वर्ग 3 का वर्ग 9 क्यू की घात 2। इसको हम लिख सकते हैं, इसकी फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है क्योंकि हमें तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो इसको लिख देंगे 3 गुणे 3 क्यू की घात 2, ए की घात 2। अब चूंकि हमें पूर्णांक m के रूप में दिया गया है तो यहाँ पे 3 क्यू स्क्वायर को हम m मान लेंगे। माना 3 क्यू स्क्वायर बराबर m, जहाँ m एक पूर्णांक है, लिख देंगे बाद जहाँ m एक पूर्णांक है, इसलिए ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 है। समीकरण 1 कह देंगे इसका। अब r बराबर 1 पर, r बराबर 1 रखने पर a बराबर 3 क्यू प्लस 1, फिर से दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे क्योंकि हमें वर्ग रूप पूछा गया है। तो a का वर्ग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए स्क्वायर जो कर दो 3 का वर्ग 9 क्यू स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 2 3 6 क्यू। हमें जिस मान को हमें सिद्ध करना है, जिस रूप को हमें सिद्ध करना है उसमें हमें एक प्लस में चाहिए, तो जो प्लस की वैल्यू +1 हमारे पास है, इस +1 को हम अलग से ही रखेंगे, बाकी सबको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें। तो इसका मतलब ये 1+1 हमारी यहाँ तक की फॉर्म बन चुकी है। अब इसमें से हमें 3 कॉमन लेना हो क्योंकि हमें 3 गुणा में चाहिए, तो 3 कॉमन ले लेंगे, 3 3 9 3 दूनी 6। अब 3 भी कॉमन आ गया लेकिन हमें इस वैल्यू की जगह m चाहिएगा, तो इसलिए हम इसको हम m मान लेंगे। अब माना
3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर m, इसीलिए ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3m+1। समीकरण 2, देखिए दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 जो भी फॉर्म हमें चाहिए थी दोनों फॉर्म मिल चुकी है। बस r बराबर 2 रखना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हम निष्कर्ष में लिख सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग रूप 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन रूप नो m या नो m+1 या नो m+8 के रूप का होता है। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन में जैसे हमने और क्वेश्चनों में किया है कि m के साथ या q के साथ जो भी गुणा में पूर्णांक था हमारा, उसको हम b मान रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में यदि हम b बराबर 9 मान लें तो r की वैल्यू बहुत सारी पॉसिबल हो जाएगी। 0 से 8 तक की सभी संख्याएं r के अंदर आ जाएंगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए और हमें कॉमन के रूप में क्या चाहिए 9 चाहिए, और वो भी घन रूप चाहिए हमें। तो यदि हम r की b की वैल्यू 9 न मानकर 3 मान लें तो इससे क्या बेनिफिट होगा हमें कि b की वैल्यू 3 हो जाएगी, और 3 का जो घन होता है हमारा, 3 का घन 27 होता है, और 27 में हमारा 9 भी शामिल हो, 27 के गुणनखंड में 9 भी आता है। तो यहाँ से हम इजीली b की वैल्यू यदि हम 3 मान लें तो भी इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे b की वैल्यू 9 न मानकर हम 3 लेंगे, जिससे क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाए और छोटा हो जाए। लिखें पहले, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 है। जब b बराबर 3 है तो इसलिए r बराबर 0, 1, 2 ये सभी पॉसिबल है कंडीशन, क्योंकि r की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ी होती है और b से छोटी होती है। तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, समीकरण में r बराबर 0 रखने पर a बराबर क्या हो जाएगा, b का मान हमने माना है 3, 3 क्यू प्लस 0, इनकी a बराबर 3 क्यू आ गया हमारा। हमें घन रूप पूछा गया है इस क्वेश्चन में, तो घन करेंगे हम दोनों पक्षों का। तो a का घन 3 क्यू का घन, 3 का घन 27 होता है, 27 को लिख सकते हैं हम 9 गुणे 3, क्यू की घात 3 एज इट इज रहेगी, लेकिन हमें 9 m के रूप में कन्वर्ट करना है, तो जो 3 क्यू की घात 3 है इसको हम m मान लेंगे। माना इसकी जगह को एक पूर्णांक m मान लेते हैं, तो इसीलिए a की घात 3 बराबर 9m ये प्राप्त हो जाएगा हमें। इसको समीकरण 1 बोल देंगे। r बराबर 1 पर चेक करते हैं, a बराबर 3 क्यू प्लस 1, चूंकि घन रूप है
तो इसलिए दोनों पक्षों का फिर से घन करेंगे। ए प्लस बी की होल क्यूब का सूत्र लगा देंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a सूत्र कम 27 क्यू की घात 3 प्लस 9 क्यू 3 क्यू प्लस 1। इस प्लस 1 को अलग से रख लेंगे हम। तो इसमें से हम 9 कॉमन लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें 9 इन गुणनखंड के रूप में चाहिए। तो 9 3 27, 3 क्यू की घात 3, यहाँ पे क्यू बचेगा 3 क्यू प्लस 1 प्लस 1। तो जो भी ये एक्स्ट्रा है हमारे पास, इसको हम m मान लेंगे। माना m बराबर 3 क्यू की घात 3 प्लस क्यू इंटू 3 क्यू प्लस 1। तो इसके प्लेस पर हम m को यूज करेंगे। तो a की घात 3 बराबर 9m प्लस 1। एक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है हमारी। तीसरी फॉर्म को इसके साथ ही लिख सकते हैं इसी प्रकार। a की घात 3 बराबर 9m प्लस 8, ऐसे लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समीकरण 3 बोल देंगे इसको। क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखना बहुत ही जरूरी है। निष्कर्ष में लिखते हैं, अतः समीकरण 1, समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन रूप 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। के रूप का होता है। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये समझ आया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।